नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा और वक्त हो गया है कुरुक्षेत्र का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचे। तेलंगाना को 13,500 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए केसीआर ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि तेलंगाना को दो परिवार चला रहे हैं। तेलंगाना के लोगों को विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार मिला है। बीजेपी को उम्मीद है कि तेलंगाना बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार खोल सकता है। पिछले विधानसभा में बीजेपी को तेलंगाना में सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि तेलंगाना ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। तेलंगाना के लोगों को एक ईमानदार सरकार की जरूरत है। क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कैसे ओवैसी और के चंद्रशेखर राव पर हमला किया। यहां जो जन सैलाब दिख रहा है, उससे मैं आश्वस्त हूं कि तेलंगाना के लोगों ने बदलाव का अपना इरादा पक्का कर लिया है। तेलंगाना बदलाव चाहता है। तेलंगाना की प्रगति को दो फैमिली रन पार्टीज ने रोक के रखा है। इन दोनों ही फैमिली रन पार्टी की पहचान करप्शन और कमीशन से है। इस दोनों पार्टियों का एक ही फॉर्मूला है, पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। ये लोग प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर चलाते हैं। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रेसिडेंट भी परिवार का, सीईओ भी परिवार का, डायरेक्टर भी परिवार का। सपोर्ट स्टाफ के लिए कुछ बाहरी लोगों को दिखावे के लिए जरूर रख लिया जाता है। यानी हर बड़े पद पर या तो परिवार के लोग खुद बैठते हैं या फिर अपने करीबी को ही बिठाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्फिडेंस की एक वजह यह भी है कि तेलंगाना में लड़ाई इस बार सिर्फ बीजेपी बनाम इंडिया अलायंस के बीच में नहीं है, बल्कि 3 कॉर्नर फाइट है। ओवैसी की पार्टी जिस तरह कांग्रेस पर हमला कर रही है, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? आपको असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान सुनवाते हैं, जिससे अंदाजा लग जाएगा कि ओवैसी ने कांग्रेस के खिलाफ किस तरह मोर्चा खोला हुआ है। अरे मजलिस पे इल्जाम लगाने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे आका, तुम्हारे अम्मा क्या ऐसा वैसी बड़ी एक की इमारत बनाए? क्या किसी गांधी ने बनाया? किसी मोदी ने बनाया? किसी रेड्डी ने बनाया? किसी राव ने बनाया? नहीं बनाया। ओवैसी ने ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें 14 बना दी, जहां से 15,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। और हम पर इल्जाम, ओवैसी यहां से आए, ओवैसी वहां से आए, वो महाराष्ट्र से आए। अरे बाबा, मत छेड़ो मुझे, मत छेड़ो मुझे। ए कांग्रेस के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी अम्मा कहां से आई? अब मुझे छेड़ो मत। दुनिया जानती है अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो अकबर ओवैसी की आतिशनवाई के सामने कोई टिक नहीं सकता। खामोश था, काम पे तवज्जो दे रहा था। अभी मैदान में आना बाकी है। सब खिलाड़ी आ गए, अकबर का भी आना बाकी है। जब आएगा तो सवालात की बौछार ला देगा। छेड़ो मत, छेड़ेंगे तो छोड़ने वालों में से हम नहीं।
तो सभी बयान आपने सुने। अब आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में है, शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता, बीआरएस के प्रवक्ता खलीक उर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन जी हैं और रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। खलीक उर रहमान साहब, आप पर गंभीर आरोप लगाए आज प्रधानमंत्री ने आपकी पार्टी पर, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये कह दिया कि आपकी फॉर द फैमिली बाय द फैमिली यही आपकी पार्टी है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसका जवाब देंगे? नमस्कार मेरे तमाम साथियों को और तमाम दर्शकों को। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आज एक पॉलिटिकल विजिट, जिसे हम पॉलिटिकल टूरिज्म कहते हैं, आज तेलंगाना आए और बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। और उन्होंने आज यहाँ पे टर्मरिक बोर्ड का एक जो डिमांड था बहुत पुराना हमारा, उसके ऊपर उन्होंने आज कहा कि हम किएंगे। ये तीसरी बार है, इससे पहले राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था और फिर राम माधव साहब ने भी इसके बारे में कहा था। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात की और जो इल्जाम हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे लगाई कि स्टेट गवर्नमेंट ने जमीन नहीं दी, इसलिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी के अनाउंसमेंट के लिए देर लगी है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि सितंबर 2021 में हमारे मुख्यमंत्री जी जब प्रधानमंत्री जी से मिले, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी 200 एकड़ जमीन इस यूनिवर्सिटी के लिए मुलुगु वरंगल डिस्ट्रिक्ट में अलॉट कर दी गई है और कंटिन्यूस हम उसके लिए फॉलो करते आ रहे हैं। और मगर उसके बावजूद भी ये जो है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के जुमले हैं यहाँ पे। और रहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि परिवारवाद, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि परिवारवाद का डेफिनेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और बीजेपी बताए। क्योंकि अगर आप परिवारवाद की बात करते हैं तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा है कि यहाँ पे तेलंगाना में परिवारवाद चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज हमारे सांसद जितने हैं उसमें से अगर आप देखेंगे कि 79 से ज्यादा जो सांसद है वो बीजेपी के, उनके कोई ना कोई बेटा, कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई पत्नी आज वहां पे सांसद बन के बैठी है। और यहाँ पे जो बात वो कह रहे हैं परिवारवाद की, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका इशारा जो है केटीआर साहब की तरफ है। और इसलिए कि केटीआर साहब अभी नहीं बल्कि गुज़िश्ता 4 म्याद से चुन के आ रहे हैं, ये उनका परफॉर्मेंस की बिना पे चुन के आ रहे हैं। ठीक है रहमान साहब, आपने कहा पहले परिवारवाद की डेफिनेशन बता दें। शहजाद पूनावाला हमारे साथ है। शहजाद जी, परिवारवाद की डेफिनेशन एक तो बता दें। और प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन के लिए ही वहां पर एक बड़ा जनतंत्र उन्हें आज दिखा, जो जनता वहां पर पहुंची थी। कैसे ये परिवर्तन होगा, कैसे ये तैयारी बीजेपी कर रही है तेलंगाना के लिए? गौनिका जी, क्योंकि उन्होंने परिभाषा मांगी है तो मैं आपको बताता हूं। केसीआर आजीवन रूप से सीएम भी, आजीवन रूप से पार्टी के अध्यक्ष, केटीआर मंत्री भी, वर्किंग प्रेसिडेंट भी, के कविता एमएलसी भी, वो भी पार्टी में पोजीशन होल्डर, टी हरीश राव उनके भतीजे मंत्री भी, वो भी पोजीशन होल्डर, जे संतोष कुमार उनकी पत्नी के बहन के बेटे हैं, वो राज्यसभा सांसद। तो एक ही परिवार में, जैसे समाजवादी पार्टी में सारे पद एक परिवार को, इसी प्रकार से टीआरएस में भी सारे परिवार को ही पद मिलते हैं। ये परिवारवाद की परिभाषा है। और गौनिका जी, मैं तो सोच रहा था, देखिए ना, आज 3 लोग बुलाने की क्या जरूरत थी इनके से? ये देखिए तीनों में कितना सिमिलैरिटी है। तीनों के लिए फैमिली फर्स्ट, तीनों के लिए करप्शन फर्स्ट और तीनों के लिए अपीजमेंट फर्स्ट। यहां तक कि हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर को था। गौनिका जी, एक एक करके बात रखेंगे, 3 वर्सेस 1 का। ठीक है, आप बात पूरी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरी बात हो जाए, उसके बाद ये बात रखें अपनी। अभी 17 सितंबर को सरदार पटेल के योगदान की वजह से और नेहरू जी की तमाम शिकायतों के खिलाफ जाकर उन्होंने हैदराबाद को मुक्त कराया निजाम से। आज इन तीनों पार्टियों का एक भी प्रवक्ता अगर मुझे उनके शीर्ष नेतृत्व का हैदराबाद लिबरेशन डे के ट्वीट दिखा दे सेलिब्रेट करते हुए, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इन्होंने तीनों में से एक ने भी निजाम रूल से मुक्त करवाया तेलंगाना और हैदराबाद को, और ये सरदार पटेल का दमखम था। तीनों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक शहजाद जी, परिवर्तन कैसे होगा? शहजाद जी, प्रधानमंत्री ने कहा परिवर्तन होगा। प्लीज, हाँ, मैं अभी इसी पे आ रहा हूं, बार बार ये बीच में ना बोले।
देखिए गौनिका जी, थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएंगे, 2018 में तेलंगाना में भाजपा की मात्र एक विधानसभा की सीट, मात्र 7% वोट, और 2019 आते आते जिस प्रकार का काम नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के लिए किया, हमारा वोट शेयर 20% बढ़ता है, 4 लोकसभा की सीटें आती है और 43 सीट्स में हम लोगों की लीड या सेकंड पे आ जाते हैं। उसके बाद 2 बाईपोल हुए, हुजूराबाद और दुबक्का, दोनों में हम जीतते हैं। अभी मुनुगोड़ का बाईपोल हुआ, उसमें कांग्रेस तो थर्ड आ गई, हम लोग फिर भी नंबर 2 है। जीएचएमसी चुनाव हुए, उसमें हम 4 वार्ड से 48 वार्ड से क्यों हुआ, मैं आपको 10 सेकंड में बताता हूं। हमने 9 लाख करोड़ केंद्र की तरफ से तेलंगाना को दिए। हमने वहां पर 250 करोड़ का रेल का बजट होता था, उसको 4,500 करोड़ किया। हमने कनेक्टिविटी रास्तों की और रेल की ऐसे बढ़ाए, 34 वंदे भारत में से 3 वंदे भारत हैदराबाद को कनेक्ट करती है। परंतु तेलंगाना की सरकार ने क्या किया, किसानों को धोखा। किसानों को ये लोग कह रहे थे हर विधानसभा में हम 1 लाख एकड़ सिंचाई करेंगे, नहीं किया। हम दलित सीएम बनाएंगे, नहीं बनाया। हम बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति खड़ी करेंगे, नहीं की। हम ट्राइबल्स को अधिकार देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि हम लोग किसानों के, ठीक है, मैं पहले सभी मेहमानों के पास से एक कमेंट ले लूं। रहमान जी, मैं आपके पास आती हूं। को बेरोजगार, पहले सभी मेहमानों से एक कमेंट ले रहे। रोहन जी, अब फाइट आपको सिर्फ और सिर्फ बीआरएस से नहीं मिल रही है, बल्कि बीजेपी भी वहां पर फॉर्म में आ रही है। प्रधानमंत्री का भाषण आपने भी आज सुना होगा, तो कैसे कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है इस वक्त तेलंगाना में? कांग्रेस जिसको फायदा नहीं मिल पाया निकाय के चुनाव में, जहां बीजेपी बाजी मार गई, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया, बीजेपी की सीटें वहां पर बढ़ गई, कांग्रेस कहां इस वक्त स्टैंड कर रही है तेलंगाना में? देखिए, आपने शुरुआत में जब बात हुई तो भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 3 लोग, बिल्कुल 3 लोग हैं, और ये तीनों का जो रिश्ता है तेलंगाना की जनता को मालूम है कि पर्दे के पीछे क्या है। पर्दे के पीछे तीनों एक ही है। यहां पे आपको कुछ भी दिखाएंगे। जब लोकसभा में कोई बिल आता है, तब जो बीआरएस जो है, जो टीआरएस था बीआरएस हो गया, वो भाजपा को मदद करता है। जो भी नीतियां रही केंद्र सरकार की, जब भी मोदी जी को जरूरत पड़ी, तब केसीआर ने चुपके से उनको समर्थन दिया। और वही एमआईएम का हाल है। आज एमआईएम जो है वो कांग्रेस को क्यों अटैक कर रहा है, तो पूरे देश को समझना पड़ेगा। उनको मालूम है कि उनका जो दुश्मन है वो बीजेपी नहीं है, वो कांग्रेस है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का ग्राफ यहां पे बढ़ रहा है, मैं यहीं पे हूं, तेलंगाना में ही हूं, और तीनों लोग बौखलाए हुए हैं। बीजेपी ने तो इतने हद तक अपने आप को डाउन कर लिया है कि उनको लगता है कि अगर कांग्रेस ना जीत जाए तो बीजेपी अपना हाथ पीछे खींच रही है। तो तीनों का जो ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है, ये तेलंगाना की जनता जान चुकी है, और ये पर्दे के पीछे का जो गठबंधन है जनता जान चुकी है। और आज की लड़ाई आप देखेंगे, ग्राउंड लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ये 3 वर्सेस 1 है। कांग्रेस पार्टी तो जनता की बात करी, हम तो फ्यूचर की बात कर रहे। तेलंगाना को 6 गारंटी देके बैठे। बीजेपी की जो पार्टी, जो आज मोदी जी ने जो बात की, वो फ्रंट में देख के बात नहीं कर रहे, वो पीछे के कांच में देख के बात करते हैं हर जगह। और दूसरी बात, एक हिम्मत चाहिए, भाजपा प्रवक्ता में हिम्मत है कि जिनके 9 साल के जुमले आज तक कुछ वो नहीं कह रहे पूरा हैं कि कर आप पाए, उनसे मिले हुए हैं, आप कह रहे हैं कि एमआईएम और केसीआर वो बीजेपी से मिले हुए हैं। आदिल जी, आप क्लियर कर दीजिए कि आप लोग किसके साथ मिले हुए हैं, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं इस बार तेलंगाना के चुनाव में आप लोग, जैसे आरोप इस वक्त आपने दोनों तरफ से सुने। अच्छा मैडम, इनसे पूछिए कि जब यूपीए 1 यूपीए 2 में जब बगल में सोनिया जी, राहुल जी के और मनमोहन सिंह साहब के बगल में बैठते थे, तब हम क्या थे इनके? जब रोसैया की, किरण कुमार रेड्डी की, जगन की और वाईएसआर साहब की सरकार बनाने में हमने मदद की थी, क्या थी? आज तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कैपिटल बन रहा है। आज सबसे ज्यादा नौकरियां तेलंगाना में हो रही है। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ तेलंगाना में हो रहा है। पिछले 10 साल में तेलंगाना में कोई दंगा नहीं हुआ। कमलेश्वरम प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और माइनिटी का 2200 करोड़ माइनिटी बजट है, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं है। ये कांग्रेसी क्या बोलेंगे? राजस्थान में और तेलंगाना में माइनॉरिटी का आबादी सेम है, माइनॉरिटी आबादी सेम है, और माइनॉरिटी का बजट सिर्फ 250 करोड़ है, और तेलंगाना में 2200 करोड़ है। ये कांग्रेसियों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जुनैद नसीर को ये 5 लाख रुपया देते हैं, और उसके बाद ये चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट लेने। राहुल गांधी जहां जनेऊ दिखाते हैं वहां चुनाव हार जाते हैं, और वायनाड में जाकर जीतते हैं जहां मुसलमान उनको जिताता है। और जहां तक शहजाद की बात है, तो अंबेडकर साहब के नाम से सेक्रेटरिएट यही तेलंगाना में बना। पूरे भारत में सबसे बड़ा अंबेडकर साहब का स्टैच्यू यही तेलंगाना में बना, और सबसे ज्यादा वेलफेयर स्कीम अगर भारत में चल रहा है तो तेलंगाना में चल रहा है। और परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह क्या है, वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा क्या है, अनुराग ठाकुर किसके बेटा है, पीयूष गोयल किसका बेटे हैं? ये तो बोलने के लिए इनके पास है नहीं। इनके पास पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो बाप बेटा, माँ बेटा, बेटा भाई बहन हर जगह है।
ठीक तो है। ये परिवारवाद किसकी बात करते हैं? ठीक है इनको आदिल जी, अमन ठीक है। पसंद नहीं है, इनको पीस पसंद नहीं है, इनको सिर्फ दंगा पसंद है। भाजपा की औकात है सिर्फ दंगा कराने की। अगर है हिम्मत, 10 सीट भाजपा नहीं तेलंगाना में क्रॉस कर सकती है, 10 सीट नहीं कर सकती ठीक है, इसका आप जवाब नोट है, कर इसका लीजिए। जवाब मैं और दोनों शहजाद पक्षों से ले कल लूंगी। संगीत रागी जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। संगीत जी, क्या 10 साल से केसीआर मुख्यमंत्री वहां पर हैं, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज क्या तेलंगाना में दिखाई नहीं दे रही है? क्या इस बार अगर हम कहें कि स्थिति कैसी है तीनों पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर बीआरएस हो या फिर एआईएम भी, इन चारों पार्टियों की स्थिति इस वक्त कैसी है तेलंगाना में? देखिए, चूंकि 10 साल से वहाँ पार्टी काम कर रही है, वो सत्ता में है एआईएम के और पार्टी, इसलिए मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी वहाँ काम कर रही है। और जो चुनाव के जो आंकड़े बार बार आते रहते हैं, जो सर्वे आते रहते हैं, वह भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पर लड़ाई केसीआर के लिए इस बार बहुत कठिन होने जा रहा है। कांग्रेस ने कर्नाटक का जो चुनाव था, कर्नाटक के एजेंडे को फिर से यहाँ पर तेलंगाना में लाने की कोशिश की है। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसलिए आने वाले दिनों में ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। दुर्भाग्य है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस पार्टी जहाँ भी राष्ट्रीय पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी आकर के खड़ी हो जाती है, तो क्षेत्रीय दल के रूप में, क्षेत्रीय दल से जब उसका चुनाव मैदान में हो जाती है तो कांग्रेस तीसरे पायदान पे चली आती है। और जब भी कांग्रेस तीसरे पायदान पे आती है, कभी भी वो पहले पायदान पर आने की क्षमता खो देती है। किसी भी स्टेट को आप देख लेंगे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वो और अन्य प्रदेश, जहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा टकराव होता है, वहाँ पर तो कांग्रेस एक बार सत्ता में आती है, दूसरी बार बीजेपी आती है, इस प्रकार का चीज़ चलता है। लेकिन जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को परास्त करने में असफल रही है। यदि आप देखें कि पंजाब के अंदर जो है आम आदमी पार्टी उसे बाहर कर जाती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो पहले जो वहाँ पर लड़ाई होती थी वो केसीआर और कांग्रेस के बीच में थी। माइनर फैक्टर जो था वो तेलुगु देशम पार्टी थी, वो बहुत छोटी उसकी वो कोई उतनी धमक नहीं थी। लेकिन अब यदि आप देखेंगे कि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बहुत मजबूत किया है, ये आज के दिन में कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी अपने दल पर सत्ता में आती है या नहीं आती है। लेकिन एक चीज बहुत है, जो पिछली दफा इसका चुनाव का जो जीत था, उससे बेहतर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अंदर करने जा रही है। रहमान साहब, क्या आपको बीजेपी खतरे की घंटी नहीं दिखाई दे रही है? आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी किसी भी तरीके से चुनौती है? संगीत रागी जी ने कहा कि जहां भी क्षेत्रीय पार्टी से बीजेपी मैदान में उतरती है तो बीजेपी दूसरे नंबर पर आ जाती है, या मुकाबला उन दोनों पार्टियों के बीच में ज्यादा रहता है? तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी जो एक सीट पर थी, जिसका लगभग 6% वोट बैंक था 2018 में, वो बढ़कर अब ज्यादा भी हो सकता है इस बार के चुनाव में? अभी इस इलेक्शन में समीकरण बिल्कुल दूसरे तरीके का होगा। बीजेपी तीसरे नंबर पे, वो भी मैं समझता हूं कि 2 या 3 अगर सीट अगर लेके आगे बीजेपी तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ के जो हालात है, ग्राउंड के हालात, ये बहुत ही बदले हुए हालात है और यहाँ पे बीजेपी का बिल्कुल कुछ वो नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि मेरे भाई दोस्त शहजाद भाई मुझसे एग्री नहीं करेंगे, मगर ये जो हकीकत है, जो यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो बीजेपी बिल्कुल किसी भी तरीके से ना कोई खतरे की घंटी है, ना कोई बीजेपी फाइट में है तेलंगाना में। और तेलंगाना की जो जनता है, तेलंगाना की जनता हमारे प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के जो जुमले हैं सुनते सुनते थक चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, मगर उसके बाद आप देखते हैं कि कोई उसके ऊपर ना अमलावरी होती है, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है। और ठीक है रहमान जी, इसका जवाब मैं शहजाद से लूंगी। शहजाद, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, तो इसी पर चर्चा जारी है कि क्या बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार इस बार तेलंगाना से खुलने वाला है? प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आरोप लगाए, उन्हीं आरोपों पर कुरुक्षेत्र में चर्चा जारी है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।
तेलंगाना विधानसभा चुनाव में क्या इस बार परिवर्तन की हवा चलने वाली है, इस पर कुरुक्षेत्र में चर्चा जारी है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद, आपने सुना इस वक्त संगीत रागी जी ने भी क्या कहा और आपने रहमान जी की बात सुनी, उनका कहना कोई मुकाबला ही नहीं है। और इसके अलावा आपको मिला हुआ बता दिया केसीआर की पार्टी और एआईएमआईएम के साथ, तो क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, आज तो कोई मुकाबला नहीं है, बात मानता हूं। भ्रष्टाचार में केसीआर के परिवार का कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो आउटर रिंग रोड स्कैम हो, चाहे वो कालेश्वरम स्कैम हो। 38,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ का हो गया, और इजाफा जो हुआ इरिगेशन एरिया में वो मात्र कुछ हजार हेक्टेयर का हुआ। जिस प्रकार से वहां पर हैदराबाद फ्लड रिलीफ स्कैम हुआ, जिस प्रकार से वहां पर कोयला स्कैम हुआ, तो ये स्कैमों की पूरी फहरिस्त है। और एक भी व्यक्ति, अनएम्प्लॉयड यूथ को कोई जॉब नहीं मिला, केवल परिवार के यूथ को ही जॉब देते रहे। और जहां तक किसी ने कहा कि वहां पे दंगे नहीं हुए, अरे भैंसा का दंगा याद नहीं है आपको? उसमें एमआईएम का व्यक्ति शामिल था, इसलिए किस प्रकार की लीपापोती हुई और वहां पर हिंदुओं को कैसे टारगेट किया गया। और इसके अलावा जहां पर तुष्टीकरण की ऐसी नीति चल रही है जो निजामी मानसिकता है, गौनिका जी, वो निजामी मानसिकता ऐसी है कि मुस्लिम धोबी को 250 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है, परंतु हिंदू को नहीं दी जाती। वहां पर मौलाना और इमामों को जो है वजीफा दिया जाता है, वहां वजीफा नहीं, सॉरी, अलाउंस दिया जाता है। वहां पर बुरखा अगर लगा के कोई महिला एग्जामिनेशन सेंटर में जाए उसको तो अलाउड है, पर मंगलसूत्र डालने वाली को रोक लिया जाता है। वहां पर जिस प्रकार से सर तन से जुदा के नारे एमआईएम के कार्यकर्ता लगाते, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। और वहां पर मुस्लिम आरक्षण भी दिया गया है। हम लोगों ने क्लियर कट कहा है कि हम मुस्लिम आरक्षण को खत्म करेंगे और संविधानिक तरीके से, इन्होंने कहा था दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बताइए क्यों दलित को मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनाया? और 23% रेप्स में इजाफा हुआ है, 23%। और जब रेप के बारे में पूछा जाता है तो इनके गृह मंत्री है कोई खान साहब, वो बोलते हैं कि अपनी बेटियों को समझाओ कि बाहर ना घूमें। तो इस प्रकार की चीजों से तेलंगाना की जनता ग्रसित है, इस निजामी मानसिकता वाली सरकार। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो पहले अपने अंदर के घर के लड़ाई को सुलझा दे। कभी उनके उत्तम रेड्डी और रेवांत रेड्डी में झगड़ा होता है, कभी उनके वर्किंग प्रेसिडेंट और रेवांत रेड्डी में झगड़ा होता है, कभी हनुमंता राव, कभी रेवांत रेड्डी की बात नहीं सुनते, 13 लोग छोड़कर चले जाते हैं। कांग्रेस तो केवल कॉन्सोलेशन प्राइज के लिए खड़ी है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी वोट बीजेपी को ना जाए, तो कांग्रेस इनकी बी टीम, एमआईएम इनकी ए टीम और केसीआर ओरिजिनल। ठीक है, आदिल जी बोलिए, जवाब दीजिए। कनिका, इसको शहजाद मियां को पता नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं, जो मुस्लिम धोबी की बात कर रहे हैं, ये नॉन मुस्लिम धोबी को भी मिलता है, मुस्लिम धोबी को मिलता है। अब अकबर ओवैसी साहब 18,000 बच्चे को मुफ्त पढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री ने टर्मरिक बोर्ड नहीं दिया, फार्मास्यूटिकल्स जोन नहीं बनाया, कालमलेश्वरम को इंटरनेशनल पूरा ख्याति मिला हुआ है, पूरा वर्ल्ड इसकी तारीफ कर रहा है, इन्होंने उसको नहीं दिया। और हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हो तो ये टूरिज्म करने नहीं आए, बतलाएं कि ये राहुल गांधी जब इनकी जरूरत पड़ती थी तो ये हमारे पास क्यों आते थे? जगन की, रोसैया की, सबकी सरकार में मदद इन्होंने लिया है, न्यूक्लियर डील में इन्होंने मदद किया है। और ये जो भाजपा के लोग जो बोल रहे हैं, इनको तो दंगा के बिना भाजपा जीत नहीं सकती है। 10 सीट भाजपा क्रॉस नहीं करेगी तेलंगाना में, आप लिख लीजिए, क्योंकि इनको दंगा ही इनका यूएसपी है। और शहजाद कल तक कांग्रेस की दरबारी में दरबारी थे, आज भाजपा के दरबार में दरबारी है। शहजाद तो हमेशा गोल पोस्ट बदलते हैं, क्योंकि जहां जैसा इनको मुनाफा मिलेगा वैसा इनको जाना है। गौनिका जी, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी की है, हम तो दरबारियों से क्या व्यक्तिगत टिप्पणी की है मुझ पर, आदिल जी, जाकर शहजाद का वीडियो चेक कर लीजिए। आदिल जी, हम बहस को सिर्फ पॉलिटिकल रखें तो ज्यादा फायदा है, हम एक दूसरे पर टिप्पणी ना करें। सामने पढ़ेंगे व्यक्तिगत टिप्पणी करने से उन्होंने मुझे पर मुझे जवाब देने का व्यक्तिगत टिप्पणी की है। ठीक है, एक मिनट, मैं रोहन जी से इस पर एक मिनट, शहजाद मैं आपके पास आ रही हूँ। रोहन जी, आप पर भी आरोप लग रहे हैं और एक अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया, ये तक पूछ दिया कि जो बयान आपको पता ही है, हालांकि मुझे बोलने में भी थोड़ी हिचक हो रही है उस बयान को, कि कोई इटली से आया, कोई रोम से आया, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, उस बयान पर कोई जवाब देंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के बयान जो बिलो बेड बोलते हैं, जिस प्रकार से निजी मैं कभी भी ना करता हूं, मैं ना एंडोर्स करता हूं। तेलंगाना की जनता को मालूम है
कि कांग्रेस और सोनिया जी ने तेलंगाना के लिए क्या किया है, उसके निर्माण से लेके, और कभी भी कांग्रेस ने क्रेडिट लेने की बात नहीं की। देखिए पूरा देश ये डिबेट शो देखता है, गोनिका जी, एक फेमस डिबेट शो है। जिस प्रकार की राजनीति एमआईएम और भाजपा लेके जा रही है, हिंदू मुसलमान, हर बार काट की आंटी नहीं चढ़ती है ना। आपने कर्नाटक में भी किया, बजरंगबली किया, बुरी तरह से आ रहे। कौन जीता? जनता की गारंटी जीती, हमारी 5 गारंटी जीती। यही होगा तेलंगाना में। हम लोग जनता की बात कर रहे हैं, ना हिंदू ना मुसलमान, तेलंगाना की बात कर रहे हैं। जो हमारी 6 गारंटी है हर तेलंगाना वासी को मिलेगी। कब तक आप हिंदू मुसलमान करोगे? अगर आप सत्ता में है तो आप बात कीजिए, आपने कौन से वादे पूरे किए। विपक्ष में तो सवाल उठाइए, बंद करिए हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगने का। जनता नहीं मानेगी अब। और कर्नाटका ने ट्रेलर दिखाया है साउथ का भाजपा को, अभी भी समझ जाए, बंद कर दे हिंदू मुसलमान, मुद्दों की बात करे। अगर हमारी गलती है सवाल पूछे, आपकी गलती हो कि हम सवाल पूछेंगे। बंद करो हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को शहजाद, जनता नहीं सहन करेगी। शहजाद, कब तक हिंदू मुसलमान करोगे? बेशर्मी से आप लोग हर डिबेट में हिंदू मुसलमान, पूरा कर्नाटक आपने हिंदू मुसलमान में पराजय प्राप्त किया। अब तो सुधरिए, अब तो शर्म कीजिए। आपने क्योंकि मुझे इजाजत दी है, मुझे अपनी बात बिना हस्तक्षेप के बोलने का मौका कौन सी मोदी जी ने गारंटी दी? ठीक है गौनिका जी, ठीक है रोहन, गौनिका जी क्या चल रहा है भाई? मेरा समय है। हाँ गौनिका जी, ये हिंदू समाप्त हो जाएगा, सनातन समाप्त होगा, ये क्या किसी भाजपा वाले ने बयान दिया क्या? ये उदयनिधि स्टालिन कौन है? ये किसने कहा हिंदू जो है वो ग्लोबल मैने से ए राजा हमारे साथ है क्या? ये परमेश्वर कौन है जो बोलता है हिंदू का जन्म कब हुआ? ये किसने कहा था कि सनातन जो है वो डिजीज की तरह? प्रियंक खड़गे हमारे साथ है क्या? गौनिका जी कृपया करके मुझे अपनी बात रखने दीजिए। गौनिका जी कृपया करके मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। हिंदू मुसलमान डिबेट में शर्म आनी चाहिए, राजनीति मैं किसी के बीच में नहीं बोला। रोहन जी 2 मिनट। गौनिका जी किसी के मैंने बीच में नहीं बोला। ठीक है, बोलिए शहजाद। ये सारे जो बयान आए हैं, ये सारे बयान इंडी गठबंधन की तरफ से आए हैं। ये पोटेशियम साइनाइड है रामचरितमानस। ये जो ठाकुरों के खिलाफ बयान आया है, जो कहा गया है कि हिंदू धर्म धोखा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये क्या हमारी तरफ से आया क्या बयान? और इसके ऊपर क्या कार्रवाई की इंडी गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है विकास के बारे में, क्योंकि आप अपने काम। अच्छा कौन सी गारंटी इन्होंने पूरी की? हिमाचल में 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए, कर्नाटका में दूध के दाम बढ़ा दिए, कर्नाटका में इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ा दिए, कर्नाटका में किस प्रकार की ट्रैफिक जाम हो रही है और क्या व्यवस्था फैली है सबने देखा है। परंतु मेरा सवाल यह है, आज मैं पूछना चाहता हूं, आज नहीं 1 सेकंड मेरा तो हो जाने दीजिए ना भाई, बीच में 2 बार इंटरप्ट कर दिया मुझे। 1 लाख शहजाद सबके पास जाएंगे, जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, बाकी मेहमान पे। देखिए ऐसा है, एमआईएम के प्रवक्ता निजी टिप्पणियों से बचे। आजकल तो ओवैसी और उनकी पार्टी की स्थिति वो लैला की तरह है कि कोई मजनू उनको छूना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि ये जो बिन मजनू के लैला है ना, इसको कम से कम चुप रहना चाहिए। मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करोगे तो मैं आपकी पूरी पार्टी को बेनकाब कर दूंगा। ठीक है संगीत जी, दक्षिण का द्वार एक तरीके से ये मानकर चल रही है बीजेपी की शायद तेलंगाना से खुल जाए, क्योंकि दक्षिण में कहीं मौजूदगी नहीं। 130 सीटें लोकसभा की हैं, लोकसभा चुनाव में अहम रोल अदा करेगा दक्षिण भारत। क्या बीजेपी की स्थिति इस वक्त आप दक्षिण भारत में देखते हैं, और क्या ये बीजेपी के लिए एक एंट्री गेट हो सकता है तेलंगाना? देखिए मुझे ये कहना कि एंट्री गेट ऑलरेडी कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि आपको लोकसभा के चुनाव के नतीजे और जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे हैं वो दोनों अलग होंगे। जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो आप देखेंगे कि वहाँ भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। और तेलंगाना का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो केसीआर की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। देखिए जब भी आप ये जो 6 जो है आप जो जिस योजना को लेकर के कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी गई थी, महालक्ष्मी योजना को लेकर के यहाँ भी आई है, सब्सिडी देने की बात कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट मुफ्त करने की बात कर रही है। जो सीएजी का रिपोर्ट आया है वो कहता है कर्नाटक अभी से ही रेवेन्यू डेफिसिट में है। कहाँ से पैसा लाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अभी कुछ पता नहीं है। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम विकास के रास्ते पर ले जाते हैं, तो वो विकास नहीं है, वो मूलतः विनाश का रास्ता है। आपका तेलंगाना के आज के दिन में, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रहा हूँ, 50% जो एक्सपेंडिचर है वह भी योजनाओं पर वहाँ की सरकार ने नहीं फुलफिल किया है। और हर जहाँ तक रेवेन्यू है वो इसके बावजूद भी रेवेन्यू डेफिसिट वहाँ पर है, फिस्कल डेफिसिट है। वो पैसा कहाँ, वो बोरोइंग को भी मान करके चलते हैं कि हमारा वो इनकम है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर ये ना देना कि हम ये सब्सिडी दे देंगे, ये सब्सिडी दे देंगे, वो सब्सिडी दे देंगे,
हो सकता है कि आप एक चुनाव जीत जाएं, 2 चुनाव जीत जाएं, लेकिन राष्ट्र के साथ आप घातक नीति अपना रहे हैं, ऐसी स्थिति बनेगी तो आने वाले दिनों में हमारी भी स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। यही काम श्रीलंका में किया गया था। ऐसी बहुत सारी इकोनॉमी जो है वो डूब गए हैं इस स्थिति में। और कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से चुनाव जीतने का प्रयोजन कर रही है। उसे इस बात का नहीं है कि भाई इससे वहां की आर्थिक स्थिति क्या होगी, वहां के हालात क्या होंगे, हम गवर्नेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। राजस्थान में आपने चुनावी वादे किए, क्या आपने राजस्थान में उन वादों को पूरा किया? आपने हिमाचल में वो वादे किए, क्या उन वादों को आपने पूरा किया? तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जब चुनाव में जाए तो वो रियलिस्टिक चीजों को लेकर के जाए, और बाकी नहीं यदि करते हैं तो वो सारी चीजें बेमानी है। इसका जवाब रोहन जी से ले रहे। रोहन जी, कब तक फ्री में बांटिएगा? कब तक कहेगा कि ये भी फ्री दे देंगे, वो भी फ्री दे देंगे? उसी के बल पर कितनी देर तक वोट लेंगे? देखिए यार, भाजपा के आप जो राजनीतिक विशेषज्ञ या विश्लेषक कह रहे हैं, जिस प्रकार से भाजपा की जो तारीफ कर रहे, कि उनको 9 साल के भाजपा के जुमले पसंद है, और जहां जनता के अधिकार को दिया जाता है उसको रेवड़ी कह रहे हैं। जनता का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? ये जनता का अधिकार है। जब आप मित्रों को मलाई देते हैं तब आपको ये सब याद नहीं आता है, और जनता की धुलाई करते हैं तब आपको ये सब याद आता है। किसानों की आय आप दुगनी नहीं कर पाए तो अब आप कांग्रेस खराब लगती है आपको। युवाओं को 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, अब आपको कांग्रेस खराब लगती है। रोहन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो बात आपको बता रहे हैं। ये संघ के वो है क्या राजनीतिक विश्लेषक? ये टाइटल बदलने से नाम मोहरा थोड़ी बदल जाता है, अंदर तो वही है। ये आप टाइटल बदलने से पूरे देश को, कौन से इन्होंने बीजेपी के खिलाफ की बात की? अगर राजनीतिक विश्लेषक की बात होती तो इसका मतलब ये होता कि सारी पार्टी का एनालिसिस करते। ये तो यहाँ पे बैठ के बीजेपी का थप्पा लगा रहे। तो पूरा देश देख रहा है। देखिए, जनता को देश समझ चुका है कि जनता के मुद्दों की राजनीति होगी, ना हिंदू मुसलमान की होगी, ना जुमलों की राजनीति होगी। जो पार्टी कहेगी उसकी सरकार है, उसको सोचना है कि कहां से पैसा आएगा। आज ये बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की। गुजरात में 3,72,000 करोड़ का ऋण जो गुजरात की जनता पे है। सीएजी ने कह दिया, ऐलान कर दिया कि अब जो डेट ट्रैप हो गया है गुजरात का, वो 7 साल में हम इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाएंगे। किसकी सरकार है वहां पे? भाजपा की सरकार है। मतलब आप अपने मित्रों को मलाई देते हो तब आपको जनता याद नहीं आती, और जनता के जो वादे पूरे करते हैं उसको आप लोग ये कहते हैं कि आपके अर्थतंत्र खराब हो जाएगा। ये जो दोगली नीति है भाजपा की, उसका जवाब देश देने वाला है, और जवाब दिया है। कर्नाटक में भी दिया है और आने वाले राज्यों में भी देगा। मुद्दा बदल रहा है, देश की राजनीति बदल रही है। ना हिंदू मुसलमान चलेगा, ना इस प्रकार की नेगेटिव राजनीति चलेगी। जो भी पार्टी जनता को वादा करती है उसको टाइम बाउंड तरीके से पूरा करना, और उसका रिपोर्ट कार्ड देना, और फिर जनता के सामने जाना कि हमने ये किया है। अब आप सोचिए, ये राजनीति हो गई। ठीक है शहजाद, कैसे मेंटेन किया जाएगा वो निकाय चुनाव का रिजल्ट? दक्षिण भारत में बीजेपी की इस वक्त मौजूदगी नहीं है, क्या आपको लगता है कि तेलंगाना से कहीं ना कहीं एंट्री हो पाएगी? और लोकसभा चुनाव भी आगे हैं, उसके भी 130 सीटें यहां से आ रही हैं, तो कैसे दक्षिण भारत को कैसे जोड़ा जाएगा बाकी पूरे भारत के साथ? कैसे बीजेपी अपने साथ दक्षिण भारत को लेकर चलेगी ताकि लोकसभा चुनाव में भी फायदा हो? पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी पुदुचेरी में सरकार चल रही है। कर्नाटका में हाँ हम हारे हैं, पर 36% का 36% वोट शेयर है हमारा, जो हाईएस्ट वोट शेयर है हमारा। और पुदुचेरी में हमारी सरकार है, और पुदुचेरी साउथ में ही है मैडम, तो इसीलिए हमारी दक्षिण में सरकार है। दूसरी बात, हम ही भाग्य बदलेंगे। हैदराबाद में हमें वहाँ की नगरी का भाग्य बदलने का मैंडेट मिला है, और अब तेलंगाना के भाग्य को बदलने का मिलने वाला है। अभी मेरे भाई रोहन ने अच्छी बात की, उन्होंने कहा चलो हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। चलिए रोहन जी, मैं आपकी बात को स्वीकारता हूँ। रोहन जी बताइए, मुस्लिम आरक्षण ये तो अंबेडकर जी के खिलाफ है ना। हम कहते हैं डंके की चोट पर कि हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो एक बार बोल के दिखाए। मुस्लिम आरक्षण नहीं हो सकता। हाँ, गरीबों के लिए आरक्षण हो सकता है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, पिछड़ों के लिए हो सकता है, परंतु मुस्लिम आरक्षण हमारी संविधान में कहीं पर भी कल्पना नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, हम लोग मुस्लिम आरक्षण को नस्त नाबूद कर देंगे। आप बोलिए रोहन जी, अगर आप में हिम्मत है, हिंदू मुस्लिम नहीं करते, एक बार बोल के दिखाइए। और आपने सही कहा, नाम बदलने से कुकर्म नहीं बदलते। यूपीए नया नाम ले ले, कुकर्म नहीं छिप सकते। जो कुकर्म आपने और तेलंगाना की जनता के साथ किया है उनको याद है। नहीं, क्यों ना करें। आज अगर अपने आप को आदिल जी बोलिए, एक मिनट आदिल जी बोलिए। मैम, प्रधानमंत्री इसी हैदराबाद में मुस्लिम आरक्षण पे सब लोग बोले, आरक्षण की बात करते हैं, और पासमानदा मुसलमानों पिछड़ेपन के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं है। कोई आरक्षण किसी के धर्म के आधार पर नहीं होता।
बीच में मत भोको, बीच में मत बोलो। आदिल जी, आदिल जी, डब नहीं आदिल कर रहा जी, हूं, आप आदिल जी पसमानदा को जरा, बना दो अपना अध्यक्ष। आदिल जी जरा जबान पसमानदा को संभाल अध्यक्ष के, बना दो, डब मत आप करो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, मत करो, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। करने की बीच में मत टप टप करो, बीच में टप टप मत कीजिए, बड़ा कीजिए। आदिल जी जरा भाषा की मर्यादा, भाषा की जरा मर्यादा रखें। पसमानदा कहाँ है? मर्यादा पूरा है। प्रधानमंत्री जो है, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है? ठीक है, आखिरी मिनट बचा है, आखिरी मिनट बचा है, सबसे जरा 20-20 सेकंड का कमेंट ले लें। ठीक है आदिल जी, आपकी बात सुन ली मैंने। रहमान जी, किसी रोहिंग्या को आरक्षण नहीं रहमान जी, मिलेगा। होगा कान क्या खोल के परिवर्तन सुन इस लो। बार? लग रहा है आप लोगों रोहिंग्या को को बीआरएस आरक्षण कितनी नहीं मजबूत है। मिलेगा। आखिरी कमेंट, ठीक है, एक मिनट शहजाद, आखिरी कमेंट बताइए, मैंने कुछ सुन ही नहीं पाया दोनों की बहस के बीच में। उनको उठाने की बात कर रहे हैं। रहमान जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि बीआरएस कितनी तैयार है इस वक्त, वैसे भी वो कितना आपकी अपने आप के को लिए बोल रहे भरोसा है, इस बार कितनी सीटें लेकर आएंगे आप लोग? हम कम से कम 100 लाएंगे, हाँ, ये यकीन है हमारा। और ठीक ये आप 113 देखेंगे में से 100। जब कभी भी रिजल्ट आएगा उस वक्त आप देख लेंगे। ठीक है, गुज़िश्ता ठीक है, 100 आप ही ले आएंगे तो बाकी पार्टियां क्या करेंगे? ठीक है शहजाद जी, बाकी पार्टियां- शहजाद, ठीक है शहजाद, आखिरी कमेंट। हैदराबाद और तेलंगाना का भाग्य बदलने वाला है और जो भी असंवैधानिक कार्य, भ्रष्टाचार, परिवारवाद में और तुष्टीकरण में डूबी हुई सरकार है, उसको हैदराबाद की जनता को, जैसे हैदराबाद को मुक्त कराया पटेल साहब ने, भाजपा इन निजामी मानसिकता वालों से मुक्त कराएगी तेलंगाना को। ठीक है, मैं मेरा जवाब दे दूं। ठीक है, ठीक है, मैं मेरा ठीक है, जवाब आज दे दूं, 20 ठीक है, सेकंड में। आज के लिए वक्त इतना ही था, आज के लिए वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।